तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है और इसका 14वां पाठ विभाजन की समझ हम ये पढ़ रहे थे और उसको हमने पूरा भी कर लिया था। अच्छे से विभाजन के बारे में समझा था, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, कांग्रेस क्या चाहती थी, गांधी जी की क्या सोच थी विभाजन को लेकर, और साथ में इसके 5 प्रश्न भी हमने पिछले भाग में कर लिए थे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। तो 5 से आगे छठे प्रश्न से आज हम इस भाग की शुरुआत करेंगे। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, छठा प्रश्न जो है। देखिए छठा प्रश्न क्या है, ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया गया। तो आप समझते हैं, बंटवारे को हमने अच्छे से समझा था। तो जो ब्रिटिश भारत था उसका बंटवारा कर दिया गया था। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में। 2 पाकिस्तान बनाए गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। तो वो विभाजन क्यों किया गया था वो हमें समझना है। तो बहुत सारे कारण हैं इसमें, जिनमें पहला कारण तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाकर अपना राज यहाँ पर स्थापित किया था। इसलिए हिंदू और मुसलमानों के बीच दरारें बढ़ती गई, उनके बीच टकराव बढ़ते गए अंग्रेजों की कुछ ऐसी गलत नीतियों के कारण। फिर हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग कर लिया मुसलमानों को और मुसलमानों की एक ही पार्टी अपने आप को बताया, एकमात्र पार्टी जो मुसलमानों के हितों की रक्षा करेगी। किसको बताया उन्होंने? मुस्लिम लीग को। तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और मुस्लिम लीग अलग से कुछ मांग करने लग गई थी। तो एक ये कारण था मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली मांगे। उसके अलावा हम आगे भी कई सारी चीज़ें पढ़ रहे थे जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे। लास्ट में जाके कांग्रेस ने भी फिर ये सोचा था कि या तो गृह युद्ध होगा या फिर विभाजन होगा। तो गृह युद्ध से बचने के लिए उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया था। तो बहुत सारे कारण थे कि ब्रिटिश भारत का विभाजन क्यों हुआ था, तो वो हम देखते हैं इस उत्तर में। तो आइए बच्चों समझते हैं उत्तर को अच्छे से। तो देखिए क्यों विभाजन किया गया था भारत का, इस बारे में निम्नलिखित कारणों से ब्रिटिश भारत के विभाजन में योगदान दिया। तो कुछ कारण थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत के विभाजन में योगदान दिया। पहला है ब्रिटिश कूटनीति। तो ब्रिटिश सरकार की कुछ कूटनीतिक चालें थी। तो देखिए अधिकांश विद्वान इतिहासकारों के विचारानुसार भारत विभाजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ब्रिटिश कूटनीति और ब्रिटिश प्रशासकों ने प्रारंभ से ही फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए वे मुसलमानों की सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करते रहे। तो पहला कारण है ब्रिटिश कूटनीति, और इसमें आप लिख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट कि अंग्रेजों की या ब्रिटिश प्रशासकों की फूट डालो और राज करो की नीति। वो हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहे अपने स्वार्थ के लिए। हालांकि उन्हें भी नहीं पता था कि इस फूट डालो के जो हम फूट डाल रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में, तो इस फूट डालने के भविष्य में इतने भयानक परिणाम देखने पड़ेंगे। तो देखते हैं आगे और क्या किया ब्रिटिश सरकार ने फूट डालने के लिए। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल एक बड़ा प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, और अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। जैसे बंगाल जो प्रांत था इसके 2 भाग कर दिए थे। एक तरफ तो मुसलमान ज़्यादा थे, मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी तरफ हिंदू जनसंख्या बहुल थी। तो इस तरह हिंदू और मुस्लिम प्रांतों में बंगाल का विभाजन किया गया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी और पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी, सिर्फ फूट डालने के लिए। इस बंगाल के विभाजन का ज़बरदस्त विरोध किया गया कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। तो मुसलमानों ने, कुछ लोगों ने इसका समर्थन कर दिया था। तो अंग्रेजों ने ये बंगाल का विभाजन क्यों किया था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए और हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए। फिर क्या होता है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, हमने पढ़ा था। और अंग्रेजों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया था। अंग्रेज चाहते थे कि जो मुसलमान कांग्रेस में शामिल हैं, तो कांग्रेस एक मजबूत संस्था है, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए मुसलमानों की एक अलग पार्टी बनवा दो, मुस्लिम लीग, ताकि कांग्रेस से मुसलमान निकल के मुस्लिम लीग में जुड़ जाएंगे। मुस्लिम लीग की कुछ अलग तरह की मांगें होंगी, कांग्रेस की अलग तरह की मांगें होंगी, और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, हिंदू मुसलमानों में वो बंट जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे उनकी सांप्रदायिकता की नीति थी, उसी का एक हिस्सा था। और 1909
1909 ईस्वी में आप जानते ही हैं क्या हुआ था। तो 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया था। ये भी फूट डालो राज करो की नीति के तहत हुआ था। हमने देखा था कि 1909 में कौन से सुधार अधिनियम आए थे, मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और उन्हीं के तहत अंग्रेजी सरकार ने कौन से सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली या पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र थे उनका निर्धारण कर दिया था मुसलमानों के लिए। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल मिंटो ने लिखा भी था मोर्ले को कि हम जो ये बीज बो रहे हैं 1909 में, इसकी खेती बहुत जहरीली होगी। मतलब हम सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र जो शुरू कर रहे हैं इसकी भविष्य में इसके फल बहुत जहरीले होंगे, लेकिन फिर भी उसे लागू किया गया। तो ये तीनों चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1909 में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ। ये तीनों ही अंग्रेजों ने क्यों लागू की? फूट डालो राज करो की नीति अपने भारत में इन्हें लागू करने के लिए, अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहते थे अंग्रेज, और इसी का फिर आगे जाके परिणाम विभाजन के रूप में सामने आया। प्रारंभ और विस्तार अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के ज्वलंत उदाहरण थे। ब्रिटिश प्रशासकों की इस नीति से मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं का विकास होने लगा था। मुसलमान हिंदुओं से अपने आप को अलग मानने लग गए थे और सांप्रदायिक भावना का उनमें विकास होने लग गया था। वे अपने हितों की रक्षा के लिए अपने लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग करने लगे, जिसकी चरम परिणति, जिसकी आखिरी परिणाम, जिसका क्या हुआ, चरम परिणति क्या हुई, पाकिस्तान के निर्माण के रूप में सामने आई थी। दूसरा बिंदु क्या है इसमें, मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक दृष्टिकोण। तो भारत के विभाजन के लिए कौन कौन चीजें जिम्मेदार थी, इसका उत्तर हम समझ रहे हैं। और पहला हमने देखा कि अंग्रेजों की सांप्रदायिकता की नीति या फूट डालो राज करो की नीति। दूसरा हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक दृष्टिकोण। तो जैसा कि मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी अपने आप को बताती थी और कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बताती थी, और मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए अलग अलग तरह की मांगें करती थी, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और उसका परिणाम आगे जाके विभाजन के रूप में सामने आया। तो दूसरा बिंदु क्या होगा, विभाजन के लिए जो जिम्मेदार रहा वो है मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक दृष्टिकोण। तो मुस्लिम लीग के संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टिकोण ने हिंदू मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न करने और अंततः पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लीग ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रचार किया और मुस्लिम जन सामान्य को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि वे अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से भारी खतरा है। लीग के मुख्य नेता जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था। हमने पढ़ा था कि जिन्ना ने कहा था कि हिंदू मुसलमान अलग अलग संस्कृति हैं और वो एक देश में रह नहीं सकते, इसलिए ये अपने आप में दो देश हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया, जो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे। तो मुस्लिम लीग ने यह प्रचार किया कि इस भारत देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से भारी खतरा है, ये प्रचार करना शुरू कर दिया था। और इसी का अगला परिणाम फिर क्या होता है, विभाजन के रूप में सामने आया। आगे देखते हैं 1937 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिए जाने पर लीग ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया और कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था उसने बताया था। हमने देखा था 1937 में जब भारत में चुनाव हुए 11 प्रांतों में, तो कांग्रेस ने 7 प्रांतों पे अपनी सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में साझा मंत्रिमंडल बनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया था। इससे मुस्लिम लीग के नेता बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो कांग्रेस ही शासन करेगी, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू है, इसलिए हिंदुओं की पार्टी ही जीतेगी और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग है। अगर संयुक्त रूप से इस देश में मुसलमान हिंदुओं के साथ रहेंगे कि वो तो मुसलमान कभी भी अपनी सरकार भारत में बना नहीं पाएंगे और ये हिंदुओं की जो पार्टी है कांग्रेस, ये ही सत्ता में रहेगी। और जब तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो क्या रहेगा, इस्लाम खतरे में रहेगा। और कांग्रेस किसकी संस्था है, हिंदुओं की संस्था। इस तरह के नारे दिए
मुस्लिम लीग ने, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ती गई, हिंदू मुसलमानों के बीच कटुता बढ़ती ही चली गई। आगे देख रहे हैं कि उसके बाद फिर मार्च 1940 में, आपको याद है ना, लाहौर में लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें अलग एक राज्य की मांग की गई थी, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है। तो देखिए वो भी 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में लीग ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सीमित स्वायत्तता की मांग की गई थी। अलग देश की मांग से नहीं हो, लेकिन जिस क्षेत्र में, भारत के जिस क्षेत्र में मुसलमान ज़्यादा है, उन क्षेत्रों को मिलाकर स्वायत्त राज्य बनाए जाएं, अर्ध स्वतंत्र राज्य बनाए जाएं, ऐसा कह सकते हैं हम। ये मांग मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में की थी, जिसे हम पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहते हैं। आगे लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। गांधी जी ने चलाया था ना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, तो मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि कांग्रेस अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बोल रही है, इस आंदोलन के तहत मजबूर करेगी कि अंग्रेज भारत से जाएं। लेकिन अंग्रेज अगर भारत से चले गए तो भारत का शासन हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा, कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा, मतलब वो हिंदुओं की पार्टी है, तो मतलब हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा, ऐसा मानती थी मुस्लिम लीग। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, मुस्लिम लीग ने उसमें भाग नहीं लिया था। 1946 ईस्वी के चुनावों के पश्चात पाकिस्तान की स्थापना के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। और आपने देखा था कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन योजना में कह दिया गया था कि देश का विभाजन तो नहीं किया जाएगा। और इसके विरोध में फिर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। तो देखिए 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। अतः देश को अनावश्यक रक्तपात से बचाने के लिए विभाजन अनिवार्य हो गया था। इतनी मारकाट मच गई थी इस 16 अगस्त की कार्रवाई के बाद भारत में कि कांग्रेस, अंग्रेजों को और कांग्रेस को, दोनों को ऐसा लगने लग गया था कि विभाजन ही एकमात्र रास्ता है इस गृह युद्ध से बचने के लिए। जो हिंदू और मुसलमानों में गृह युद्ध शुरू हो गया था भारत में, इससे बचने के लिए विभाजन स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अगला पॉइंट देखते हैं, कांग्रेस की लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी, ये मुस्लिम लीग की जो मांगे थी उनको संतुष्ट करके मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करना चाहती थी। मुस्लिम लीग के नेता कुछ मांग करते थे तो कांग्रेस एक बार तो उस मांग का विरोध करती थी, और बाद में फिर कांग्रेस सोचती थी कि मुस्लिम लीग विभाजन की मांग कर रही है, तो विभाजन से बचने के लिए इन नेताओं की कुछ मांगें पूरी कर दें। तो कांग्रेस ने एक तरह से लीग का कहीं ना कहीं कुछ फैसलों में साथ दे देती थी, जिससे मुस्लिम लीग की मांगें बढ़ती गई और बढ़ती गई तो वो विभाजन के रूप में सामने आई। जैसे हम एक उदाहरण लें कि 1909 में जब मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियमों के तहत अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम लीग को या मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्रों का अधिकार दिया गया था, तो शुरुआत में कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन बाद में फिर लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडलों को स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, मुसलमानों को दे दो पृथक निर्वाचक मंडल। इससे क्या है कि एक मांग जब लीग के नेताओं की पूरी हो गई तो वो दूसरी मांग करते थे, फिर तीसरी। तो कांग्रेस ने कड़ा रुख नहीं अपनाया, कहीं ढीला ढाला रुख वो अपनाती रही, और इसी को कह दिया तुष्टीकरण की नीति। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जो देश की अखंडता के लिए घातक सिद्ध हुई। कांग्रेस ने बार बार लीग को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, बार बार संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप लीग की अनुचित मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की शिथिल एवं त्रुटिपूर्ण नीति से जिन्ना को विश्वास हो गया था कि परिस्थितियों से विवश होकर कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी, और अंततः ऐसा ही हुआ। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट, सांप्रदायिक दंगे। तो 16 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, उसके बाद देश में बहुत ज़्यादा
दंगे शुरू हो गए थे हिंदू मुसलमानों के बीच। पूरे उत्तर भारत में दंगे फैल गए थे, पंजाब में सबसे ज़्यादा और कलकत्ता में भी कुछ दंगे हो रहे थे। तो इन दंगों से परेशान होकर कांग्रेस ने कहा कि अब भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो क्यों ना इस गृह युद्ध से बचने के लिए हम विभाजन ही कर लें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि शरीर का कोई अंग जब सड़ जाता है, शरीर का कोई अंग जब सड़ जाता है तो उसे काट के फेंक देना चाहिए, जिससे पहले कि पूरे शरीर में जहर फैल जाए। तो एक तरह से कि जब मुसलमान अलग देश की मांग कर रहे थे और उनको मनाने की कोशिश की, वो मान ही नहीं रहे थे, भारत में, उत्तर भारत में दंगे फैले हुए थे, तो पटेल साहब का ये कहना था कि जिससे पहले कि पूरे भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति शुरू हो तो कुछ क्षेत्र को भारत से अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान बना दिया जाए। तो दंगे जो फैले 1946 के बाद, तो उस चीज़ ने भी विभाजन को बढ़ावा दिया। 1946 ईस्वी के चुनावों के पश्चात लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रबल आंदोलन प्रारंभ किया और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। संपूर्ण देश गृह युद्ध की आग में जलने लग गया था, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया, भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता को भूलकर हिंदू, मुसलमान अथवा सिख के रूप में आचरण करने लग गए थे। दंगाइयों को पकड़ने के लिए जो पुलिस होती थी, पुलिस भी एक तरह से संप्रदाय विशेष की तरह कार्य करने लग गई थी। अगर कोई सिख पुलिस वाला है, वो जब दंगाइयों को रोकने जाता था तो वो भी सिखों का साथ देता था, किसी दूसरे संप्रदाय का साथ नहीं देता था। तो वो भी अपनी पेशेवर जिंदगी, अपनी पेशेवर जो उनका पेशा था पुलिस का कि दंगाइयों को रोको, उसको भूलकर वो भी दंगाइयों का एक हिस्सा बनने लग गए थे। देश को भयंकर विनाश से बचाने के लिए कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार करना ही श्रेयस्कर समझा। कांग्रेस को गृह युद्ध और विभाजन में से एक को चुनना था, तो गृह युद्ध से बचने के लिए कांग्रेस ने विभाजन को फिर स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस की भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा। कांग्रेस को लगता था कि इस तरह हमने एक बार के लिए विभाजन को टाल भी दिया, किसी तरह दंगाइयों को रोक दिया और मुस्लिम लीग के नेता को एक बार मना लिया, विभाजन हमने नहीं किया भारत का, मान लो, तो भविष्य में भी बार बार इस तरह की बातें सामने आएंगी और दंगे भारत में होता रहेगा, जिससे देश कमजोर होगा। इससे अच्छा तो है कि एक अलग देश मुसलमानों के लिए बना दिया जाए और उसके बाद भारत को मजबूत देश बनाया जाए। तो भारत को एक मजबूत देश बनाने की इच्छा थी कांग्रेस की, बार बार गृह युद्ध टल जाए और शांति से रह सकें और मजबूत देश हम बना सकें, इसलिए उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया। तो देखिए, कांग्रेस की भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा। मुस्लिम लीग की गतिविधियों से यह स्पष्ट हो चुका था कि लीग कांग्रेस से किसी भी रूप में समझौता अथवा सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस के प्रमुख नेता यह भली भांति समझ चुके थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी लीग कांग्रेस के प्रत्येक कार्य में रुकावट डालेगी तथा तोड़फोड़ की नीति अपनाएगी। अगर हमने किसी तरह विभाजन को टाल भी दिया तो भविष्य में भी मुस्लिम लीग के जो नेता है वो सरकार के हर कार्य में टांग अड़ाएगी, फूट डालने की कोशिश करेगी, तो देश मजबूत नहीं रह पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश निरंतर दुर्बल होता जाएगा। तोड़फोड़ की राजनीति चलती रहेगी मुस्लिम लीग की। अतः देश को विनाश से बचाने के लिए उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लेना अधिक उचित समझा। किसने? कांग्रेस के नेताओं ने। तो देश को शक्तिशाली बनाने की इच्छा थी, इसलिए क्यों ना विभाजन कर दिया जाए गृह युद्ध से बचने के लिए। अगला पॉइंट है लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयास। आपको पता है ना, जब देश में बहुत ज़्यादा दंगे हो गए थे तो ब्रिटिश सरकार ने एक व्यक्ति को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा था और भारत में आखिरी वायसराय था अंग्रेज, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय मामलों में गहरी दिलचस्पी थी, तो उन्होंने इस मुद्दे को
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो विवाद चल रहा था विभाजन को लेकर, इसको सुलझाने की कोशिशें की। मुस्लिम लीग के नेताओं से वार्ता की, कांग्रेस के नेताओं से वार्ता की, गांधी जी से वार्ता की, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को भी लगा कि इन दंगों से और इस मार काट से बचने का एक ही तरीका है, देश का विभाजन। मतलब उन वार्ताओं का कोई परिणाम नहीं निकला, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे 3 जून प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं, और उसी के तहत भारत का विभाजन किया गया था। तो देखिए इनके क्या प्रयास थे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रारंभ कर दिए जाने के कारण संपूर्ण देश में हिंसा की ज्वाला धधकने लगी थी। पूरे देश में दंगे फैले हुए थे। अतः लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल को विश्वास दिलाया कि मुस्लिम लीग के बिना शेष भारत को शक्तिशाली और संगठित बनाना अधिक उचित रहेगा। मुस्लिम लीग को उनका जो क्षेत्र चाहिए वो दे दो और उसके बाद शेष भारत को संगठित बनाओ, ऐसी एक योजना रखी थी कांग्रेस के सामने माउंटबेटन साहब ने। कांग्रेसी नेताओं को गृह युद्ध अथवा पाकिस्तान, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना था। उन्होंने गृह युद्ध से बचने के लिए पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अनेक कारणों के संयोजन ने देश के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया, जरूरी बना दिया। तो ये सभी कारण थे जिनके कारण हमारे देश का विभाजन हुआ। तो विभाजन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे वो हमने ये समझा है। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बंटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव रहे? ये भी हमने पाठ के दौरान पढ़ा था कि बंटवारे के समय जो दर्दनाक अनुभव हैं, जो व्यक्ति शरणार्थी बनके एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, उनके दर्द भरे अनुभव थे, वो हमने पढ़े थे। कुछ साक्षात्कार भी पढ़े थे पाठ के दौरान, और साथ ही ये भी पढ़ा था कि विभाजन के सबसे दर्दनाक अनुभव तो किनके थे? औरतों के। औरतों ने बलात्कार जैसी समस्या को झेला था, बलात्कार जैसे दर्द को झेला था, अपने परिवार से वो बिछड़ गई थी। पुरुषों को तो दंगाइयों के द्वारा मार दिया जाता था और उनके परिवार की महिलाओं को बंधक बना लिया जाता था, उनको बार बार बेचा जाता था। वो बंधक बना के ले जाते थे, किसी और को बेच देते थे, फिर वो उन महिलाओं को किसी और को बेच देते थे पशु की तरह। तो महिलाओं ने बहुत दर्द भरे अनुभव सहे हैं। बाद में किसी तरह महिला जब किसी नए परिवार में बेच दी जाती थी, तो महिलाओं ने अपने पुराने सारे दर्द को भुलाने की कोशिश की और नए परिवार में अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश की, और नए परिवार में वो ठीक से रहने लग गई थी। लेकिन तभी भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने ये फैसले लिए कि ऐसी महिलाएं जो पाकिस्तान आना चाहती थी लेकिन भारत में छूट गई, या पाकिस्तान से भारत जाना चाहती थी और पाकिस्तान में छूट गई, उनकी भी अदला बदली की जाए। नए परिवार के साथ जो महिलाएं रह रही थी, उनकी मर्जी पूछे बिना उनको उन परिवार से, नए परिवार से छीन के वापस पुराने परिवार के पास भेजा गया, उनकी मर्जी पूछे बिना। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जिन्होंने जब निकलने का समय आया, विभाजन के समय जब वो निकल रहे थे अपने गांव छोड़ के भारत की तरफ आ रहे थे पाकिस्तान से, सिख महिलाएं, तो 90 सिख महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए वे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वो कहानी भी हमने पढ़ी थी एक। और साथ ही में और भी क्या क्या दर्दनाक अनुभव रहे वो भी हम महिलाओं के वो देखेंगे इसमें। तो अच्छे से समझना कि बंटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव रहे। देखिए, विभाजन के सर्वाधिक दूषित प्रभाव संभवतः महिलाओं पर हुए। सबसे दर्दनाक अनुभव या दूषित प्रभाव किस पर रहे? महिलाओं पर रहे। विभाजन के दौरान उन्हें दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ा, उन्हें बलात्कार जैसी निर्मम पीड़ा को सहन करना पड़ा, उन्हें अगवा किया जाता था, मतलब उन्हें अपहरण कर लिया जाता था, बार बार बेचा और खरीदा जाता था, अनजान हालत में अजनबियों के साथ नई जिंदगी जीने के लिए विवश किया गया उन्हें। और महिलाएं मूक, मतलब शांत रही, किससे बोले, किससे कहें अपना दर्द, मूक और निरह प्राणियों के समान इन सभी प्रक्रियाओं से वो गुजरती रही। गहरे सदमे से गुजरने के बावजूद कुछ महिलाएं बदलते हुए हालात में नए पारिवारिक संबंधों में बंध गई। इतने दर्द सहने के बाद भी जब जिस परिवार को उसे बेचा गया, उस परिवार को उसने अपना लिया, उस परिवार में वो रहने लग गई थी, पिछले दर्दों को भुलाने की कोशिश कर रही थी। तो इतने दर्द सहने के बाद भी नए पारिवारिक बंधनों में वो बंध गई थी। किंतु
किंतु भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने ऐसे मानवीय संबंधों की जटिलता के विषय में किसी संवेदनशील दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, यह मानते हुए कि इस प्रकार की अनेक महिलाओं को बलपूर्वक बैठा लिया गया था। शुरू में से ही बलपूर्वक रखा गया था, लेकिन महिलाएं उस नए परिवार में आराम से रहने लग गई थी, शामिल हो गई थी, उस परिवार का एक हिस्सा बन गई थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने फैसला लिया महिलाओं की अदला बदली करने के लिए, बिना उनसे पूछे कि भाई तुम कहाँ रहना चाहती हो, तुम इस नए परिवार में रहना चाहती हो तो रह लो, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। जबरदस्ती छीन के दूसरे देश में पहुंचाया गया। ये माना गया कि इनको जबरदस्ती बलपूर्वक बैठा लिया गया है महिलाओं को, उन्हें उनके नए परिवार से छीनकर पुराने परिवारों के पास अथवा पुराने स्थानों पर भेज दिया गया। इस संबंध महिलाओं की इच्छा जानने के प्रयास नहीं किए गए सरकार के द्वारा। सरकार ने इन मानवीय संबंधों की संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया ही नहीं। मानवीय संबंधों को लेकर बस उनकी इच्छा पूछी नहीं। महिलाओं की इच्छा अक्सर हमारे समाज में नहीं पूछी जाती है, और यहाँ भी वही हुआ, महिलाओं की इच्छा का एक बार फिर से दमन किया गया। इस प्रकार विभाजन की मार झेलने वाली उन महिलाओं को अपनी जिंदगी के विषय में फैसला लेने के अधिकार से एक बार फिर वंचित कर दिया गया। जैसा कि उस समय महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले लेने के अधिकार नहीं थे, एक बार फिर से महिलाओं की जिंदगी के फैसले सरकार ने ही ले लिए बिना उनकी मर्जी पूछे। एक अनुमान के अनुसार महिलाओं की बरामदगी के अभियान में कुल मिलाकर 30,000 महिलाओं को बरामद किया गया। इनमें से 8,000 हिंदू व सिख महिलाएं थीं। सिख महिलाओं को पाकिस्तान से और 22,000 मुस्लिम महिलाओं को भारत से निकाला गया। उन परिवारों से छीन के दूसरे या पुराने स्थान पर ही भेज दिया गया। बरामदगी की यह प्रक्रिया 1954 तक चलती रही। उल्लेखनीय है कि विभाजन की प्रक्रिया के दौरान अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब परिवार के पुरुषों ने इस भय से कि शत्रु के द्वारा उनकी औरतें, माँ, बहन, बीवी, बेटी को नापाक किया जा सकता था, परिवार की इज्जत अर्थात मान मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं ही उनको मार डालते थे। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि जब बड़ा परिवार निकल रहा है भारत से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से भारत के लिए, उस परिवार में महिलाएं भी होती थी, और हमलावर अगर हमला कर देते थे, दंगाई अगर उन पर हमला कर देते थे जाने वाले लोगों पर, तो वो उनको लगता था कि इन औरतों को वो उठा ले जाएंगे। इससे पहले वो खुद ही, परिवार के पुरुष ही तलवार वगैरह लेके अपनी महिलाओं का कत्ल कर देते थे, उनको मार देते थे ताकि परिवार की मान मर्यादा बची रहे। इसलिए परिवार के द्वारा खुद ही अपनी महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को मार दिया जाता था कि किसी दुश्मन के हाथ ना लगे और दुश्मन उनको नापाक ना कर दे। ऐसे भी उदाहरण हमने पढ़े थे अपने पाठ के दौरान। उर्वशी बुटेलिया की पुस्तक का नाम है द अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव की एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना का उल्लेख मिलता है, जो कि हमने पढ़ा था कि निकलते समय 90 महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, दुश्मन के हाथ ना लगे इसलिए। कहा जाता है कि विभाजन के समय सिखों के एक गांव की 90 महिलाओं ने शत्रुओं के हाथ पड़ने की अपेक्षा स्वेच्छापूर्वक कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इस प्रकार विभाजन के दौरान महिलाओं को अनेक दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ा था। ये भी अपने पाठ के दौरान हमने पढ़ा था महिलाओं के दर्दनाक अनुभवों के बारे में। तो देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच कैसे बदली। ये कहना चाह रहे हैं, इस प्रश्न में हम जो जानना चाह रहे हैं आपसे वो ये है कि कांग्रेस पहले विभाजन के विरोध में थी कि विभाजन तो नहीं होगा देश का, लेकिन बाद में फिर कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया था। तो कांग्रेस की सोच कैसे बदली। गांधी जी भी कह रहे थे कि विभाजन होगा तो मेरी लाश पे से होगा, मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएं लेकिन मैं देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। और थक हार कर आखिर में गांधी जी ने भी विभाजन को स्वीकार कर लिया था। लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि चाहे भारत के 2 देश बन जाएं, चाहे टुकड़े हो जाएं, लेकिन हमारे दिल कभी अलग नहीं होंगे। हम 2 देश बनने के बाद
भी प्यार प्रेम से रहेंगे। तो गांधी जी का वो सपना भी फिर पूरा नहीं हुआ। तो वो परिस्थितियां हमें बतानी है कि कांग्रेस बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच कैसे बदल गई, आखिर में जाके उन्होंने विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया। तो इसका हम उत्तर इस तरह जान सकते हैं कि कांग्रेस को गृह युद्ध और विभाजन में से एक को चुनना था। दंगे इतने ज्यादा हो रहे थे, मुस्लिम लीग के नेताओं को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं मान रहे थे। इसलिए कांग्रेस को मतलब गृह युद्ध हो रहा था, या तो हिंदू मुसलमानों के बीच या फिर विभाजन। अगर विभाजन नहीं होगा तो गृह युद्ध पूरे भारत में फैल जाएगा। जैसे हमने बात की थी कि पटेल ने कहा था कि जिससे पहले कि किसी जहर अपने पूरे शरीर में फैल जाए, हमें उस अंग को काट के फेंक देना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस ने गृह युद्ध से बचने के लिए विभाजन को स्वीकार कर लिया था। तो देखिए, अच्छे से देखते हैं इसके उत्तर को हम किस तरह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभ से ही विभाजन का विरोध करती रही थी, किंतु अंत में परिस्थितियों से विवश होकर उसे अपनी सोच बदलनी पड़ी। तो परिस्थितियों से विवश होकर सोच बदलनी पड़ी, लेकिन प्रारंभ में क्या विरोध कर रही थी विभाजन का, बाद में स्वीकार करना पड़ा। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थी और विभाजन के लिए तैयार होना पड़ा। अंग्रेजों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग अपने जन्म के प्रारंभ से ही सांप्रदायिक नीतियों का अनुसरण करने लगी थी। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये सारे बीज तो अंग्रेजों ने ही कहीं ना कहीं बो दिए थे। बंगाल विभाजन जब हुआ था, 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आए थे और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो अंग्रेजों ने इस फूट डालो राज करो की नीति के तहत ये सारी चीजें की थी। 1937 में कांग्रेस द्वारा संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिए जाने पर कांग्रेस और लीग के संबंध बिगड़ गए थे। तो ये भी हमने अभी पिछले उत्तर में भी पढ़ा था कि 1937 में जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई और मुस्लिम लीग ने संयुक्त प्रांत में साझा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के सामने मित्रता का हाथ बढ़ाया था, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया था साझा सरकार बनाने से। तो लीग के नेता नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस तो केवल हिंदुओं की पार्टी है और अगर कांग्रेस का शासन रहेगा तो इस्लाम खतरे में है। और साथ ही में यह भी कहा, अगर भारत के मुसलमान एक नहीं हुए और अलग क्षेत्र की मांग उन्होंने नहीं की, मुस्लिम लीग का साथ उन्हें नहीं दिया, तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा और भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी होगी, फारसी और उर्दू नहीं होंगी। तो ऐसा कह के लीग के नेता और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के सांप्रदायिक भावना मुसलमानों में कूट कूट कर भर दी थी। तो देखिए, कांग्रेस ने बार बार लीग को संतुष्ट करने के प्रयत्न किए, जिसके परिणाम स्वरूप लीग की अनुचित मांगे तीव्र होती गई, बढ़ने लगी। हमने देखा ना कि कांग्रेस ने भी थोड़ा ढीला ढाला रवैया अपनाया था शुरुआत में लीग की मांगों के प्रति। कुछ वो चाहते थे कि मुसलमानों की कुछ मांगे या लीग की कुछ मांगे पूरी कर दें, तो ये विभाजन की मांग नहीं करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा कि एक मांग पूरी होगी तो फिर दूसरी, इस तरह विभाजन तक पहुंच गई थी लीग की मांगे। अगर शुरू से ही कांग्रेस कड़ा रुख अपनाती, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को ही स्वीकार नहीं करती, तो शायद कुछ और परिणाम हो सकते थे। लीग ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों पर जन अवहेलना करने, मुस्लिम संस्कृति को नष्ट करने और मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। जिन 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन 7 प्रांतों की कांग्रेस सरकार पर लीग ने आरोप लगाया था कि उन 7 राज्यों में उन्होंने मुस्लिम संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की है, मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया। और जब कांग्रेस ने उन 7 प्रांतों की कांग्रेस की सरकार ने जब त्याग पत्र दे दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण 7 प्रांत की कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस भी मनाया था। आगे देखिए, जिन्ना ने 1937 में लीग के लखनऊ अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लखनऊ में अधिवेशन हुआ, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कांग्रेस से नाराज होकर? देखिए, स्पष्ट शब्दों में घोषणा की जिन्ना ने उस लीग के अधिवेशन में, अब हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और वंदे मातरम
राष्ट्रगीत होगा और कांग्रेस के झंडे को प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा और उसका आदर करना पड़ेगा। तो मुसलमानों को भड़का रहे हैं ऐसा कह के कि कांग्रेस ऐसा ऐसा करेगी अगर तुम लीग के साथ नहीं आए और अलग देश की मांग तुमने नहीं की तो। राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग के नेताओं को समझाने का बार बार प्रयास किया, कांग्रेस और राष्ट्रवादी नेताओं ने, लेकिन लीग के नेता समझने को तैयार नहीं थे। आगे वही मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन की बात है जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया था। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में लीग ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके मांग की कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों की संख्या अधिक है, उन्हें इकट्ठा करके स्वायत्त राज्य बना दिया जाए। इसी को कहते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव। लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और अंतरिम सरकार में कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को नामजद करने के अधिकार को भी स्वीकार नहीं किया और लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को भी अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हमने पढ़ा था का रास्ता अपनाने का निश्चय किया और 16 अगस्त को क्या मना दिया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे। तो ये जब दंगे हुए, इन्हीं से कांग्रेस ने परेशान होकर विभाजन को फिर स्वीकार कर लिया था। सारे देश का वातावरण दूषित हो गया था और मुस्लिम सांप्रदायिकता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। लीग का नारा था लड़कर लेंगे पाकिस्तान, किंतु इस नारे ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष का, ध्यान देना, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष का रूप धारण न कर सांप्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लिया। लीग ने नारा दिया था कि अब अंग्रेज हमें पाकिस्तान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना में मना कर दिया था कि देश का विभाजन नहीं होगा। इसलिए लीग ने नारा दिया था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, सीधी कार्रवाई करेंगे अंग्रेजी सरकार के प्रति। लेकिन लड़कर लेंगे पाकिस्तान तो मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ाई की जगह हिंदुओं से ही, अपने ही देशवासियों से लड़ाई शुरू कर दी और वही लिखा है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष होना था, लेकिन हो किसके? ये सांप्रदायिक दंगों में बदल गई लड़कर लेंगे पाकिस्तान वाला नारा। आगे कुछ प्रारंभिक विरोध के बाद वायसराय लॉर्ड वेवेल के प्रयत्नों से मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गई, किंतु उसने कांग्रेस के प्रति असहयोग का दृष्टिकोण अपनाया। लॉर्ड वेवेल ने जो एक योजना प्रस्तुत की थी, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, उसके तहत एक अंतरिम सरकार बनेगी 15 सदस्यों की, ये हमने पढ़ा था अपने अध्याय के दौरान। उसमें किसी तरह लीग शामिल हो गई थी अंतरिम सरकार में, लेकिन बात बात पे कांग्रेस की हर चीज़ का विरोध करती थी। तो कांग्रेस के नेताओं को लगने लग गया था कि लीग का एक ही उद्देश्य है, देश में किसी चीज़ के फैसले ठीक से ना हो, इसलिए विभाजन ही स्वीकार करना उचित होगा, ऐसा कांग्रेस ने समझा था। लीग ने नेहरू के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और प्राय मंत्रिमंडल की नीतियों का विरोध करती रही। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी यह भली भांति समझ चुकी थी कि लीग के कट्टर सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बदलना संभव नहीं है। लीग के कार्यकलाप से सांप्रदायिक दंगे फैलने लगे थे, जिससे पूरे देश में गृह युद्ध का वातावरण बन गया था और ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंपने की घोषणा भी कर दी थी। अंग्रेज भी परेशान हो गए थे इन दंगों से और अंग्रेजों को लगता था कि भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, मारकाट मची है, कहीं इन सब का आरोप हम पे नहीं लग जाए, अंग्रेजों पे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं और कह दिया कि हम जून 1948 तक भारत से निकल लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो जून 1939 से लगभग 11 महीने पहले ही निकल गए और 15 अगस्त 1947 को ही उन्होंने भारत से जाने का फैसला कर लिया था। बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का विचार था कि लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता असंभव था और देश का विभाजन ही समस्या का एकमात्र हल था। ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय थे, उन्होंने समझाया कांग्रेस के नेताओं और गांधी जी को, या तो गृह युद्ध को चुन लो या विभाजन को चुन लो। तो गृह युद्ध से बचने के लिए फिर किसका चुनाव कर लिया? विभाजन का। अतः उसने महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को भारत विभाजन के लिए मनाने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे। किसने? माउंटबेटन ने।
यद्यपि कांग्रेस ने विभाजन का सदैव विरोध किया था और गांधी जी स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर चुके थे कि देश का विभाजन उनके मृत शरीर पर होगा, किंतु अब ऐसा आभास होने लगा कि देश को भयंकर विनाश और रक्तपात से बचाने के लिए, ध्यान देना, देश को भयंकर विनाश और रक्तपात से बचाने के लिए विभाजन को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि तय कर दी। क्या 15 अगस्त को ही निकल लेंगे। पहले कहा कि जून 1948 में जाएंगे, लेकिन इतने दंगे फैल रहे थे और ये आरोप अंग्रेजों पर लग सकता था कि इन्होंने दंगे फैलाए, इसलिए जल्दी निकल लिए। वो 15 अगस्त को ही जाने का फैसला कर लिया, निश्चित कर दी। अतः अब कांग्रेस को अनिवार्य रूप से गृह युद्ध और पाकिस्तान दोनों में से एक का चुनाव करना था और कांग्रेस ने किसका चुनाव कर लिया? फिर विभाजन ही ठीक है, जिससे कि पूरे देश में गृह युद्ध ना फैले। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी पड़ी। प्रमुख राष्ट्रीयवादी नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के विभाजन को स्वीकार कर और लीग के बिना शेष भारत को अधिक शक्तिशाली एवं संगठित बनाना ही भारत की रक्षा का श्रेयस्कर उपाय था। ऐसा किसने सोचा? लीग के नेताओं ने ऐसा सोचा। आगे 3 जून 1947 को वायसराय ने भारत विभाजन की घोषणा कर दी। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसे 3 जून प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं, और उसके तहत कह दिया कि भारत का विभाजन किया जाएगा और साथ में 15 अगस्त को आज़ादी दे दी जाएगी। अंग्रेज यहाँ से जाने लग गए थे तो घोषणा कर दी, जिसे भारत के सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया। इस योजना को थक हार के कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि गृह युद्ध से तो विभाजन ही ठीक है। स्थिति की विवेचना करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, फिर जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्टीकरण दिया था कांग्रेस के एक सभा में। क्या कहा उन्होंने कि जब कोई हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमने खूब कोशिश कर ली और लीग के नेता हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, तो हम जबरदस्ती किसी को कैसे हमारे साथ रख सकते हैं, और जिससे गृह युद्ध हो उससे तो अच्छा है कि हम विभाजन ही स्वीकार कर लें। तो देखिए क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस मार्ग का हम अनुसरण कर रहे थे उससे गतिरोध को हल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस चाह रही थी कि विभाजन ना हो, तो जिस मार्ग का हम अनुसरण कर रहे थे उससे ये गतिरोध, ये मतभेद दूर नहीं होने वाले थे, ऐसा कहा जवाहरलाल नेहरू ने। जब दूसरे हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते, ध्यान देना, जब दूसरे हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते तो हम उन्हें क्यों और कैसे मजबूर कर सकते हैं। इसलिए हमने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया ताकि हम भारत को शक्तिशाली बना सकें, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस तरह कांग्रेस के रुख बदल गया था विभाजन को लेकर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नवा प्रश्न है, मौखिक इतिहास के फायदे या नुकसान की पड़ताल कीजिए और मौखिक इतिहास की पद्धतियों से विभाजन के बारे में हमारी समझ को किस तरह विस्तार मिलता है। तो हमने देखा था कि हमें कोई भी इतिहास की कोई भी चीज़ पढ़नी है, जैसे हमें विभाजन को ही पढ़ना है, तो 2 तरीके होते हैं विभाजन को समझने के। एक तो सरकारी इतिहास होता है, सरकारी दस्तावेजों से हम विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सरकारी दस्तावेज मतलब विभाजन के समय अंग्रेज सरकार क्या सोच रही थी, क्या फैसले ले रही थी, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं फाइलों में। कांग्रेस के क्या रुख था इस समय और मुस्लिम लीग के नेता क्या कह रहे थे, ये सरकारी दस्तावेजों में मिल जाता है हमें कि ये सारी कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई, फिर मुस्लिम लीग ने ये कहा, फिर कांग्रेस ने गृह युद्ध के बजाय विभाजन को स्वीकार कर लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, तो ये सब हमें सरकारी फाइलों में मिल जाते हैं। लेकिन मौखिक इतिहास भी महत्वपूर्ण है विभाजन को समझने में। हमने ये कैसे समझा कि महिलाओं ने क्या सहा था, ये कहीं सरकारी इतिहास में हमें देखने को नहीं मिलता है कि महिलाओं के दर्द भरे अनुभव कैसे रहे विभाजन को लेकर। इसके लिए हमें उन महिलाओं से ही पूछना पड़ेगा, उनकी मौखिक जुबानी जो वो बताएंगी, साक्षात्कार देंगी, तो उस मौखिक इतिहास पर ही निर्भर रहना होगा कि विभाजन के जो दर्द थे आम लोगों के वो क्या थे। तो इसलिए मौखिक इतिहास की गहराई से
मौखिक इतिहास इतिहास को गहराई से समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो वही हम देखते हैं कि क्या तो फायदे हैं। तो हमने देखा कि वास्तव में आम जनता के दर्द समझने के लिए और विभाजन को गहराई से समझने के लिए मौखिक इतिहास महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या है कि मौखिक इतिहास हमेशा सही नहीं होता। मौखिक रूप से बताने वाले व्यक्ति क्या सभी घटनाओं को ठीक से बता पाता है। उसके जो दर्द भरे अनुभव हुए, किसी औरत के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई, तो क्या वो उसको स्पष्ट रूप से बता पाएगी किसी दूसरे को, या वो घबराएगी, शर्माएगी, नहीं बताएगी। तो इस तरह की चीजें हैं कि कुछ फायदे और कुछ नुकसान हमें बताने हैं किसके, मौखिक इतिहास के। और साथ में देखेंगे कि मौखिक इतिहास से क्या जानकारी मिलती है और सरकारी इतिहास से वो किस तरह अलग है। तो देखिए, इतिहास के पुनर्निर्माण में हमें अनेक स्रोतों से सहायता मिलती है, जिनमें मौखिक स्रोतों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि मौखिक इतिहास के अपने लाभ और हानियां हैं, कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। तथापि यह सत्य है कि मौखिक इतिहास की पद्धतियां विभाजन के विषय में हमारी समझ को विस्तार प्रदान करती है। सरकारी इतिहास जो लिखा है, इसके अलावा हमारी जो समझ है विभाजन को लेकर, उसे एक विस्तार प्रदान करती है। कौन सी? मौखिक इतिहास। तो मौखिक इतिहास के लाभ देखते हैं। पहले तो मौखिक इतिहास हमें विभाजन से संबंधित अनुभवों एवं स्मृतियों को अधिक सूक्ष्मता से समझने का अवसर प्रदान करता है। आम लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई विभाजन से, इस तरह सूक्ष्मता से समझना है तो हमें मौखिक इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। मौखिक इतिहास के आधार पर इतिहासकार उन भावनात्मक समस्याओं एवं कष्टों का जिनसे जन सामान्य को विभाजन के दौरान गुजरना पड़ा का सजीव वर्णन करने में समर्थ हुए हैं। इतिहासकारों ने बहुत सारे उपन्यास और कहानियां और फिल्में भी बहुत सारी बनी हैं विभाजन को लेकर। तो वो सरकारी फाइलों से बनती तो मोटी मोटी चीज़ें ही हमें पता चलती कि फैसला हुआ, मुस्लिम लीग के नेता माने नहीं, ऐसे नारे दिए गए। लेकिन आम जनता क्या सोचती थी, आम जनता के क्या दर्द भरे अनुभव रहे, ये हम जान ही नहीं पाते। इसको जानना है तो किस पे जाना पड़ेगा? मौखिक इतिहास पे। हमें याद रखना चाहिए कि सरकारी दस्तावेजों का संबंध नीतिगत एवं दलगत विषयों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से ही होता है। अतः उनसे इस प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करना संभव नहीं होता है। लोगों के दर्द हम उससे नहीं जान पाते। विभाजन के परिणाम स्वरूप सामान्य लोगों को किन हालातों से गुजरना पड़ा अथवा विभाजन को लेकर जन सामान्य के क्या अनुभव रहे, इसका पता हमें मौखिक इतिहास से ही लगता है। सरकारी रिपोर्टों एवं फाइलें तथा महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों के व्यक्तिगत लेख इसमें पर्याप्त प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। सामान्य हम जिस इतिहास का अध्ययन करते हैं वह सामान्य लोगों से संबंधित विषयों पर कोई महत्वपूर्ण प्रकाश नहीं डालता है, क्योंकि उनके जीवन एवं कार्यों का प्राय पहुंच के बाहर माना जाता है। सरकारी इतिहास में तो सामान्य लोगों के कार्य और उनके इतिहास को तो पहुंच के बाहर ही माना जाता है। आम लोग वहां तक इतिहास लेखक वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, उनके दर्दों को समझ ही नहीं पाते, या उनको महत्वहीन मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आम लोगों के अनुभवों को महत्वहीन मान लिया जाता है और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। किंतु मौखिक इतिहास इन विषयों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए मौखिक स्रोतों से हमें पता चलता है, मौखिक स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप संपन्न लोगों को विपन्नता के दौर से गुजरना पड़ा था। ये सरकारी लेखों में हमें नहीं मिलेगा, ये मौखिक इतिहास में पता चलता है। जब वो लोग बताते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी इतनी ज़मीन थी, इतनी बड़ी हवेली थी, ऐसे ऐसे हम रहते थे, संपन्न लोग थे, लेकिन अचानक से उनको भारत छोड़कर और पाकिस्तान में जाना पड़ा। उन मुसलमानों को अपने जीवन की सारी पूंजी यही छूट गई और वहाँ जाकर उनके पास कुछ भी नहीं था और तिनके तिनके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू की। और जो संपन्न लोग थे उन्होंने विपन्नता के दौर से गुजरे, वो ये अनुभव वो साझा करते हैं, तभी हमें पता चलता है। सरकारी इतिहास से ऐसा हमें पता नहीं चलता है। और देखते हैं और क्या बातें हैं। घर की चार दीवारी में सुख का जीवन जीने वाली महिलाओं को
पेट भरने के लिए मजदूरों के रूप में कार्य करना पड़ा था। संपन्न महिलाएं थी, लेकिन उनकी संपन्नता दूसरे देश में छूट गई थी। अब वो नए देश में आ गई थी, उनके पास कुछ नहीं था, और जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, उन महिलाओं को भी मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ा था। ये हमें मौखिक इतिहास से ही पता चलेगा, सरकारी फाइलों से ऐसी जानकारी नहीं मिलेंगी। बड़े बड़े व्यापारियों को अपना और परिवार का पेट भरने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी और शरणार्थियों का जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा था। और देखते हैं, मौखिक इतिहास विभाजन के दौरान जन सामान्य और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली पीड़ा को समझने में हमें महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। देश की सरकारों ने तो फैसला ले लिया था कि महिलाओं की अदला बदली की जाए, उन्हें जबरदस्ती रखा जा रहा है, लेकिन जब उन महिलाओं से उनकी स्थिति पूछी गई तो वो मौखिक इतिहास जब लिखा गया उन महिलाओं के बारे में, उनसे पूछ के, तो पता चला कि महिलाओं के दुख कितने बड़े थे। जबरदस्ती एक परिवार से छीन के दूसरे परिवार को सौंप दिया गया था उन्हें। तो मौखिक इतिहास में कुछ हानियां भी हैं, हमेशा सही नहीं होता मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास बताने वाला घटनाओं का ठीक से बता नहीं पाता, याद नहीं रख पाता, अपने कड़े अनुभवों का ठीक से वो बताता नहीं है कि मैंने ऐसे दर्द झेले, कुछ दर्दों को छुपा जाता है। तो कुछ हानियां भी है मौखिक इतिहास की, वो क्या है? अनेक इतिहासकारों के विचारानुसार मौखिक जानकारियां सटीक नहीं होती, अतः उनसे घटनाओं का जिस क्रम में निर्माण किया जाता है उसकी यथार्थता संदिग्ध होती है। इतिहासकारों के मतानुसार मौखिक विवरणों का संबंध केवल सतही विषयों से होता है। यादों में संचित किए जाने वाले छोटे छोटे अनुभवों से इतिहास की विशाल प्रक्रियाओं के कारणों का पता लगाने में कोई महत्वपूर्ण सहायता नहीं मिलती है। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना सरल नहीं होता। मतलब इस तरह से बताया जाता है मौखिक इतिहास कि हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि क्या विभाजन सही था और क्या विभाजन गलत था। मौखिक इतिहास में वास्तविक अनुभवों के साथ निर्मित स्मृतियां भी जुड़ जाती हैं। प्राय कुछ दशक बाद लोग किसी घटना के विषय में काफ़ी कुछ भूल चुके होते हैं। विभाजन 1947 में हुआ और 1980 में जाके आप अगर किसी से साक्षात्कार ले रहे हैं, विभाजन के बारे में पूछ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं। तो मौखिक इतिहास में कुछ हानियां भी होती हैं, ठीक से इतिहास का निर्माण नहीं हो पाता है। सामान्यतः विभाजन के दौरान कड़वे अनुभवों से गुजरने वाले लोग आप बीती के विषय में बात करने को तैयार नहीं होते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो नहीं बताना चाहते, साक्षात्कार जो उनका ले रहा है उसको वो नहीं बताते हैं। ऐसी कुछ कड़वी यादें भी उनके जहन में होती हैं। उदाहरण के लिए बलात्कार की पीड़ा को झेलने वाली एक महिला को किसी अजनबी के सामने उन दर्द भरे अनुभवों को व्यक्त करने के लिए तैयार करना कोई सरल कार्य नहीं है। कोई महिला अपने बलात्कार की घटना अगर उसके साथ हुई तो वो मौखिक इतिहास नहीं बयान कर पाएगी उस घटना का। मौखिक जानकारियों से घटनाओं का तिथिबद्ध विवरण प्राप्त करना कठिन होता है। सामान्य लोग होते हैं तो हर चीज़ को वो तारीख वाइज या घटना वाइज नहीं बता पाते हैं, जैसा उन्हें पता होता है बस वैसा बता देते हैं। विभाजन विषयक समझ को विस्तार प्रदान करना, लेकिन जो मौखिक विषय है उनसे हमें ये जरूर है कि विभाजन का जो एक घटना थी उसको गहराई से समझने में मदद जरूर मिलती है। तो उल्लेखनीय है कि मौखिक इतिहास की पद्धतियां विभाजन के विषय में हमारी समझ को विस्तार प्रदान करती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि विभाजन के मौखिक इतिहास का संबंध केवल सतही विषयों से नहीं है। विभाजन से संबंधित मौखिक बयानों को न तो अविश्वसनीय कहा जा सकता है और न ही महत्वहीन कहा जा सकता है। मौखिक विवरणों अथवा बयानों से निकलने वाले निष्कर्षों की तुलना अन्य साक्ष्यों से निकलने वाले निष्कर्षों से करके एक सामान्य एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर सफलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विभाजन के दौरान जन सामान्य को और विशेष रूप से महिलाओं को
जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा उसे समझने के लिए हमें अनेक रूपों में मौखिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। महिलाओं के दर्दों को कहीं सरकारी फाइल से हम नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। उनका इतिहास अगर लिखना है, महिलाओं का विभाजन के दौरान क्या उन्होंने उन पे गुजरी थी, तो हमें मौखिक स्रोतों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विभाजन के समझने के लिए हमें मौखिक इतिहास पर ही जाना पड़ेगा। उन चीज़ों को समझने के लिए हमें अनेक रूपों में मौखिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए सरकारी रिपोर्टों से तो यह सरलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान की महिलाओं की अदला बदली की गई। ये तो हमें कि अदला बदली की गई थी लगभग 30,000 महिलाओं की, ये तो हमें सरकारी रिपोर्टों से पता चल जाएगी। लेकिन महिलाओं के दुख और दर्द क्या थे, वो किस तरह उनको लाया गया, हमने पाठ के दौरान पंजाब के एक नवयुवक की कहानी भी पढ़ी थी जिसने मुस्लिम महिला से विवाह कर लिया था। दोनों खुश थे लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्ती उसको पाकिस्तान भेजा जा रहा था कुछ समाज सेवक और पुलिस वालों के द्वारा। और इसी चक्कर में कि उस पुरुष ने फैसला किया था कि मेरे जीते जी तो मैं अपनी पत्नी को मुझसे जुदा नहीं होने दूंगा, और इसी चक्कर में उसकी पत्नी की जान भी चली गई थी, ये भी हमने देखा था। तो ये सब चीज़ें केवल मौखिक इतिहास से ही पता चलती हैं, सरकारी फाइलों से या सरकारी इतिहास से हमें ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। किंतु सरकारी रिपोर्टों से यह पता नहीं लगता कि बरामद की जाने वाली महिलाओं को किन किन मानसिक व्यथाओं से गुजरना पड़ा, किन किन पीड़ाओं को झेलना पड़ा। किन किन मानसिक व्यथाओं पीड़ाओं का पता तो उन महिलाओं की जुबानी ही लग सकता है जिन्होंने उन्हें झेला है। इस प्रकार मौखिक इतिहास की पद्धतियाँ विभाजन के विषय में हमारी समझ को विस्तृत बनाती हैं। और देखते हैं थोड़ा सा मौखिक इतिहास के बारे में। मौखिक इतिहास की पद्धतियों से इतिहासकारों को विभाजन जैसी घटनाओं के दौरान जन सामान्य को किन किन मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को झेलना पड़ा, बहुरंगी एवं सजीव वृत्तांत लिखने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है इतिहासकारों को भी। मौखिक विवरणों तथा बयानों से निकलने वाले निष्कर्षों की तुलना अन्य साक्ष्यों से निकलने वाले निष्कर्षों से करके एक सामान्य एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर सरलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है। तो मौखिक इतिहास के एक तरह से विभाजन को गहराई से समझना है तो मौखिक इतिहास पे जाना ही पड़ेगा। यदि साक्षात्कार लेने वाले किसी व्यक्तिगत पीड़ा और सदमे को आंकने का प्रयास न करके सूझबूझ से लोगों के दर्द के एहसास को समझने का प्रयास करें तो मौखिक इतिहास उसकी विभाजन विषयक समझ को विस्तार प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा कि मौखिक इतिहास और सरकारी इतिहास विभाजन को समझने में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, मौखिक इतिहास के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, ऐसे भी आपसे मुझे उम्मीद है। आप मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।